हीर ने धीरे से कहा, चॉकलेट है, ये लेकर आता हूँ। मिहिर ने कहा और उठकर कमरे से बाहर निकल गया। वह नीचे हॉल में आया कि उसे वंतिका जी दिख गई। वह पानी लेने आई थी। आज वो अपने कमरे में पानी रखना भूल गई थी। उन्होंने जब मिहिर को देखा तो पूछ ही लिया, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? सोए नहीं थे अब तक? ठीक तो हो ना तुम? आखिर माँ थी, चिंता तो लाजमी ही थी। मिहिर ने उन्हें देखा तो एक राहत की सांस ली और बोला, हीर बहुत दर्द में है माँ, क्या करूँ? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने तो कभी ऐसी सिचुएशन को हैंडल भी नहीं किया, न मुझे आइडिया भी नहीं है, और वह बहुत ज़्यादा दर्द में है। वंतिका जी उसको देखने लगी। उसके सामने खड़ा ये इंसान वही था जो शादी से साफ मना कर रहा था, लेकिन हीर के लिए उसकी केयर देखकर उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने पानी का जग साइड में रखा और बोला, तुम रुको, मैं करती हूँ कुछ। यह बोल उन्होंने एक पतीला लेकर उसमें पानी गर्म रखा। मिहिर बड़े ध्यान से उन्हें देखने लगा। वह सब कुछ समझना चाहता था ताकि आगे कभी जब ज़रूरत हो तो वह खुद के लिए सब कुछ कर पाए। वंतिका जी ने जल्दी से हीर के लिए मसालेदार चाय बना दी और मिहिर को वह देते हुए बोली, उसे चाय पिलाओ और फिर सुला दो, उसे आराम मिलेगा। मिहिर ने उन्हें देखा और बोला, उसने तो चॉकलेट मांगी थी, हो तो चॉकलेट भी दे दो। कौन मना कर रहा है? अवंतिका जी ने कहा। मिहिर ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और कमरे की तरफ बढ़ने को हुआ कि वंतिका जी बोली, सुनो बेटा। मिहिर ने पलटकर उन्हें देखा तो वह मुस्कुराकर बोली, ख्याल रखना उसका, तुम पास रहोगे तो ठीक रहेगी। मिहिर ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। वंतिका जी भी फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। मिहिर ने चाय लाकर हीर को दी। हीर ने उसे देखा तो मिहिर बोला, माँ ने कहा है इससे आराम मिलेगा, पी कर देखो। हीर ने चुपचाप कप लिया और पीने लगी। चाय पीकर उसने कप साइड रखा तो मिहिर ने उसे चॉकलेट थमा दी। हीर हल्के से मुस्कुरा दी। उसने थोड़ी सी चॉकलेट खाई और फिर वापस लेट गई। मिहिर भी अपनी जगह पर लेटा और उसे अपनी बाहों पर भरते हुए प्यार से उसके सर को सहलाकर बोला, मैं ही हूँ, सो जाओ आराम से। हीर ने हल्के से हाँ में गर्दन उठाकर उसे देखा तो मिहिर ने उसका माथा चूम लिया। उसने मुस्कुराकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। मिहिर धीरे धीरे उसके सिर को सहला रहा था। गर्म चाय से पेट दर्द में कुछ राहत थी और उस पर मिहिर की पनाह में वह सुकून से सो गई थी। थोड़ी देर में मिहिर को भी नींद आ गई, लेकिन इधर स्वयं की नींद हराम थी और वह सोने की इतनी कोशिश कर चुका था, लेकिन मजाल है जो नींद आ जाए। दिमाग में बस वही एक इमेज घूम रही थी जहाँ ध्यान और निष्ठा एक दूसरे को गले पर लगाए खड़े हुए थे और नींद ना आने की वजह से इस वक्त वह एक बार पर बैठा हुआ शराब पर शराब पिए जा रहा था, लेकिन देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसे कोई नशा भी हो रहा है। उसके सामने खड़े एक बार टेंडर ने पूछ लिया, शराब ऑलमोस्ट 5 से 6 गिलास पी चुके हैं, आपको अब तक नशा नहीं हुआ? स्वयं ने एक तीखी स्माइल के साथ उस लड़के को देखा।
और फिर उसके हाथ में मौजूद शराब के गिलास को और उसे देखते हुए बड़ी ही सेकी से बोला, इंसान को एक टाइम में सिर्फ एक ही नशा चढ़ सकता है और मुझे ऑलरेडी किसी का नशा पहले से ही चढ़ा हुआ है, तो यह शराब मुझे पर क्या नशा चढ़ाएगी। यह बोल उसने एक झटके में पूरा का पूरा ग्लास गटक लिया। वह लड़का हैरानी से उस सन की आदमी को बस देखे ही जा रहा था। वह रोज अलग अलग तरह के लोगों को देखता है, लेकिन यह सबसे हटके था, जो इतना पीने के बाद भी इसे नशा नहीं हो रहा था। स्वयं ने फिर से गिलास उसके आगे कर दिया। लड़के ने फिर से उस गिलास में शराब भरी और स्वयं फिर से पीने में व्यस्त हो गया, लेकिन दिमाग से निष्ठा निकल ही नहीं रही थी, और खासकर वह याद जहाँ पर वह किसी के सीने से लगी हुई थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, यह लड़की खुद को समझती क्या है, मैं इसके साथ इतनी शराफत से पेश आता हूँ, इसी का फायदा उठाती है, वरना जो मैं हूँ उस तरह अगर इसके सामने आ जाऊं तो डर के मारे ही मर जाएगी। उसने अपने सिर पर अपनी 2 उंगलियां रखते हुए अपने सर को सहलाया और आंखें बंद करके बोला, निष्ठा निष्ठा क्या करूं मैं तुम्हारा। आराम से समझाने के बाद भी तुम्हें कुछ समझ में ही क्यों नहीं आता। लगता है तुम्हें असली स्वयं से मिलवाना ही पड़ेगा। वह ना जाने किन ख्यालों में था और वह क्या करने वाला था, वह तो सिर्फ और सिर्फ वही ही जान सकता था। लेकिन इतना तो तय था कि कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में। अगली सुबह अध्याय जल्दी उठा। निष्ठा अब भी सुकून से सो रही थी। उसने उसे इतनी शांति और सुकून से सोते देखा तो मुस्कुरा दिया। बीच में उसने गौर किया था कि निष्ठा नींद में काफ़ी स्ट्रेसफुल रहती थी, लेकिन आज वह शांत थी। उसने प्यार से उसके सर को सहलाकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम ठीक रहो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। वह तुरंत वॉशरूम चला गया। जब वह नहा कर आया तो उसका फ़ोन बज रहा था। उसने कॉल पिक किया तो उधर से राम की आवाज़ आई, कहाँ है अध्याय। अध्याय ने बड़े ही आराम से कहा, अभी तो घर पर ही हूँ, नहा कर ही आया हूँ, क्या हो गया। एक्चुअली अर्जेंटली तुझे दिल्ली निकलना होगा, राम ने उसे बताया। अध्याय के माथे पर कुछ बल पड़ा और वह बोला, पर क्यों, हुआ क्या है। एवरीथिंग इज ऑल राइट, राम ने जवाब देते हुए कहा। ऑलमोस्ट ऑल राइट है, बस हमारी जो वहाँ की ब्रांच है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई है। मैंने पूरी बात पता की तो पता लगाया, लेकिन चाह कर भी मैं उसे सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली में जो वहाँ के एचआर हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है। पूरा स्टाफ उनके अगेंस्ट है, वह उनके साथ काम ही नहीं करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना होगा। अध्याय ने एक नज़र सोती हुई निष्ठा को देखा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है मैं चला जाऊँगा। निकलना कब है, राम ने कहा। अभी फटाफट से पैकिंग करो और निकलो, होने को तो 1 दिन का काम है, लेकिन आराम से तुम्हें 3 या 4 दिन लग जाएंगे। जा ही रहे हो तो 2 या 3 मीटिंग जो पेंडिंग चल रही हैं उन्हें भी कर कर ही आना। अध्याय ने ओके कहा और फ़ोन रख दिया। वह अब निष्ठा की तरफ बैठा
और फिर उसे उठाते हुए बोला, तानी बेकअप। सुबह हो गई। निष्ठा हल्के से गुनगुनाई और उसके हाथ को पकड़कर अपने गाल के नीचे लगाकर फिर से आंखें बंद करके सो गई। अध्याय उसकी इस हरकत पर मुस्कुराया और फिर धीरे उसके गाल को सहलाकर बोला, तानी उठ जाओ बच्ची, मुझे दिल्ली के लिए निकलना है, देर हो जाएगी। निष्ठा ने जब उसके मुंह से यह बात सुनी कि वह कहीं जा रहा है तो झट से आंखें खोली और फिर वह उसे देखने लगी। अध्याय ने मुस्कुराकर कहा, बिजनेस मीटिंग है, 4 से 5 दिन का टाइम लग सकता है और मैं आ जाऊंगा। तब तक तुम आराम से रहना और अपना और सबका ख्याल रखना, ठीक है। वो उठ कर बैठी और फिर मासूमियत से बोली, पर मुझे तो आपसे बात करनी थी, कुछ बताना भी था, और आप जा रहे हो। अध्याय ने उसके चेहरे को थामा और मुस्कुराकर प्यार से बोला, आकर करता हूँ, अभी इतना टाइम नहीं है। एक्चुअली वहाँ पर कंपनी में कुछ दिक्कत हो गई है, जाना होगा, वरना नहीं जाता। यह बात उसने हल्के से उसके माथे को चूमा और फिर उसके होठों को चूमकर प्यार से बोला, अपना ख्याल रखना, तुम ठीक है। निष्ठा ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। अब वह कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। अब तो उसे खुद पर इस बात के लिए गुस्सा आ रहा था कि वह रात में सोई ही क्यों। अध्याय उठा और तैयार होने लगा। वह बस उसे तैयार होते हुए ही देखे जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद अध्याय तैयार था। उसने जल्दी से अपने कुछ कपड़े बैग में डाले कि तभी उसकी नज़र निष्ठा पर पड़ी। उसने उसको देखा जो बैठे बैठे अभी भी बस उसे ही देखे जा रही थी। वो उसके पास गया और बेड पर बैठते हुए उसके दोनों हाथ को पकड़कर बोला, ऐसे क्यों देख रही हो? ये पहली बार नहीं है जब मैं किसी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा हूँ। हाँ, शादी के बाद शायद मैं कहीं नहीं गया, इसलिए तुम्हारे लिए नया है, लेकिन आ जाऊँगा जैसे ही काम ख़त्म होगा। मैं जल्द ही आ जाऊँगा। निष्ठा ने एक बार फिर से कहा, मुझे सच में कुछ बताना था। अध्याय ने उसके चेहरे को थामा और मुस्कुरा कर बोला, कौन सा मैं कहीं भागा जा रहा हूँ और कौन सा तुम कहीं जा रही हो। जब मैं आ जाऊँगा तब आराम से बात करेंगे। अभी के लिए इम्पोर्टेंट यह है कि मेरे जाने के बाद तुम कोई भी ऊट पटांग हरकत ना करो, अपनी हेल्थ के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करो और अपना ध्यान रखो। बस बात ख़त्म। निष्ठा उसे देखने लगी। वह कहना चाहती थी कि वह उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन वह नहीं जा सकती थी, यह उसे भी पता था। कुछ दिनों में उसके सेमेस्टर स्टार्ट हो जाने वाले थे और उस पर अगर वह जिद करके उसके साथ चली भी जाती तो ना तो अध्याय को ठीक से काम करने देती और ना ही उसका खुद का वहाँ मन लगता। वह आगे बढ़कर उसके सीने से लग गई। अध्याय ने मुस्कुराकर उसके सिर को प्यार से सहलाया और माथे को चूम कर बोला, लौट आऊँगा तानी। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं कभी लौटूंगा ही नहीं। निष्ठा ने उसकी बात सुनी तो एक मुक्का उसके सीने पर जड़ दिया। अध्याय ने मुस्कुरा कर कहा, मार लो, 4 या 5 दिनों के लिए कोई नहीं होगा तुम्हारी मार खाने के लिए। उसकी बात सुनकर निष्ठा का मुंह बन गया। अध्याय ने थोड़ी देर बाद
उसे खुद से अलग किया और उसके गाल को सहलाकर प्यार से बोला, मैं निकलता हूँ अब। निष्ठा ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद सब लोग अध्याय को बाय करने के लिए हॉल में थे। अध्याय ने बानी को देखा और उसके पास जाकर उसे हक करते हुए धीरे से बोला, बुआ ध्यान रखना उसका। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन कुछ बातें हैं जो वह मुझसे करना चाहती है, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इमरजेंसी है, जाना होगा। अगर आपको बताए तो सुन लीजिएगा। बानी ने उसे देखा और उसकी पीठ थपथपा कर बोली, मैं हूँ, टेंशन मत लो, अपना ख्याल रखना। तुम काम फटाफट करके जल्दी से आ जाना, मुझे भी बात करनी है तुझसे। अध्याय ने हामी भरी और उससे अलग होकर उन सबको बाय कहा। हयात ने उसे देखा और उसके जैकेट को वह खींचते हुए बोली, हैंडसम, जल्दी आना, आते हुए खिलौने और ढेर सारी चॉकलेट लाना। अध्याय ने मुस्कुराकर हामी भरकर उसका सिर सहला दिया। उसने निष्ठा को देखा और उसके पास जाकर उसका माथा चूमते हुए बोला, ख्याल रखना अपना। निष्ठा ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। अध्याय ने सेल्वी जी के पैर छुए। उन्होंने उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहा और अध्याय फिर घर से निकल गया। निष्ठा उसे जाते हुए देखते रही। उसने गहरी सांस भरी और फिर मन ही मन बोली, उम्मीद करूँगी कि आने के बाद हमारे भी सब कुछ क्लियर कर पाए हम। मुझे पता है हमारे बीच कहीं न कहीं एक अनदेखी सी दीवार बन चुकी है, लेकिन इस दीवार को तो हटाना ही है। मुझे आप पर इतना तो भरोसा है कि आप गलत नहीं करोगे। वह अभी यह सब सोच ही रही कि बानी ने उसे देखा और फिर बोली, तुम क्या सोच रही हो? सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं तुम्हारे, कॉलेज मिस नहीं करना है। जाकर फ्रेश हो जाओ, नहाओ और सार्थक के साथ कॉलेज जाओ। निष्ठा ने छोटा सा मुंह बनाया और बोली, घर रहकर करूँगी भी मैं क्या? यह बोल वह पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। बानी को समझ ही नहीं आया कि उसे क्या हुआ है। उसने सेल्वी जी को देखा तो वह मुस्कुरा कर बोली, बच्ची है और फिर शादी के बाद अध्याय पहली बार गया है, शायद इसलिए उसे बुरा लग रहा होगा। बानी ने अपने कंधे उचका दिए। उसने अर्थ और आयात को देखा और बोली, तुम दोनों भी चलो, तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। उन दोनों को लेकर कमरे में चली गई। इधर निष्ठा तैयार हुई और फिर सार्थक के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज में हमेशा की तरह उसे उसके दोस्त मिल गए। वह सब अपने ही कामों में बिजी हो गए। इधर स्वयं ने भी अब जब जान लिया था कि निष्ठा कौन से कॉलेज में है, तो जानबूझकर उसके सामने आना है और उससे टकराने का प्लान वो बना भी चुका था। वह तो उसे इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था। कल रात उसे जब किसी और की बाहों में उसने देखा था, तब से तो उसे यह बात और भी ज़्यादा खल रही थी कि आखिर वह कौन सा इंसान था। निष्ठा स्वयं की वजह से अलग ही टेंशन में थी। वह अध्याय से इसी बारे में तो बात करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि कहीं से कुछ भी गलत तरह से अध्याय के सामने प्रोटेक्ट किया जाए।
लेकिन इस वक्त वह बिल्कुल भी अध्याय से बात नहीं कर पाई थी। लेकिन उसके आने पर उसने सबसे पहले इसी बात के बारे में बात करने का सोच लिया था। और जब तक अध्याय यहाँ नहीं था, वह इन दिनों अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहती थी। इधर हीर और मिहिर के लाइफ में सब कुछ लगभग ठीक ही चल रहा था, लेकिन कुछ खुरापाती किए हुए हीर को काफ़ी दिन बीत चुके थे। वह अपने कमरे में बैठी यही ही सोच रही थी कि क्या किया जाए। फिर उसने बानी को कॉल लगाया। बानी ने हीर का कॉल देखा तो वह कॉल उठाते हुए बोली, आज बुआ की याद कैसे आ गई तुम्हें? और तुम्हारे ए जी ओ जी सुनो जी कहाँ गए हैं? हीर ने मुंह बनाया और बोली, बुआ मुझे बात करनी थी आपसे। और वैसे भी मिहिर ऑफिस गए हैं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बानी ने हैरानी से बड़ा सा मुंह खोलते हुए उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, क्या बात है? कोई गुड न्यूज़ है क्या? जल्दी बताओ तो। बानी की बात सुनकर हीर को गुस्सा चढ़ गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, पीरियड चल रहे हैं मेरे। बानी का मुंह बन गया। वह बोली, पूरी की पूरी एक्साइटमेंट ही ख़त्म कर दी है। मुझे तो लगा कि कोई गुड न्यूज़ होगी, लेकिन यहाँ तो छोड़ो। ही ने जलते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया है आपका? अभी शादी को हुए भी कितना टाइम हुआ है, आपको गुड न्यूज़ की पड़ी है? बानी हंस पड़ी, फिर बोली, अच्छा ठीक है, यह बताओ आज याद कैसे किया मुझे? हीर ने उसकी बात सुनकर कहा, वैसे प्रकृति का क्या सीन चल रहा है? अब उस दिन की बात भी आई क्या घर? नहीं, उस दिन के बाद तो घर नहीं आई। शायद एक बार ऑफिस में हंगामा किया था उसने, उस पर अध्याय ने उसे खूब सुनाया था। उसके बाद का मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। इनफैक्ट घर में किसी को भी नहीं पता कि क्या हुआ था। और इन दिनों तो अध्याय भी काम में बिजी है और अभी तो आउट ऑफ टाउन भी है, बानी ने उसे बताया। तभी हीर बोली, यही तो गड़बड़ है बुआ। वह इतनी शांत कैसे ही बैठ गई? कुछ तो गड़बड़ किया है उस लड़की ने। मैं बता रही हूँ, आप लिख कर ले लो। मेरी गट फीलिंग कभी गलत नहीं हो सकती है। मुझे इन सब में किसकी चिंता नहीं है, सिवाय भाभी और भाई के रिश्ते के। और निष्ठा भाभी, वह तो है ही मासूम। कुछ भी करके उन्हें कम से कम अपने लिए स्टैंड तो लेना सीखना ही चाहिए ना। उसकी बात से तो बानी भी एग्री थी। हीर ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, एक काम करते हैं, मैं घर आती हूँ, फिर बात करते हैं इस बारे में। बानी ने ओके कहा और फ़ोन को कट कर दिया। लेकिन हीर की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और राम को कॉल मिलाते हुए खुद से कहा, हीर बिल्कुल सही कह रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इधर राम का फ़ोन बजा तो राम ने कॉल पिक करते हुए कहा, जी बुआ जी कहिए। बानी ने जल्दी से कहा, राम, प्रकृति की क्या खबर है? राम ने उसके मुंह से यह बात सुनी तो बोला, अचानक से आपको क्या हुआ है? सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा है। बानी झट से बोली, यही हम सोच रहे हैं, यही तो गलत है। सब कुछ नॉर्मल है, इतनी शांति कैसे? मुझे कुछ तो गड़बड़ रही
लग रही है। इन दिनों अध्याय में भी कुछ चेंजमेंट देखे हैं तुमने? मतलब उसकी बातें? क्या प्रकृति का जिक्र कभी हुआ या फिर निष्ठा का? तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें तो सब कुछ पता ही होगा ना उसके बारे में। उसकी बात सुनकर राम भी कंफ्यूज हो गया। फिर बोला, ऐसे तो कोई बात नहीं हुई है। असल में तो निष्ठा को लेकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान था। बीच में उसके बारे में उसने पता भी करवाने की कोशिश की, क्योंकि वह उसके पास्ट को जानना चाहता था और इसकी वजह अश्विनी जी हैं। आखिरकार अपने दोनों बेटियों में उन्होंने यह जो ज़मीन और आसमान का अंतर करके रखा है, वह कहीं से भी सही तो नहीं है ना? बानी ने उसकी बात सुनी तो बोली, यह प्रकृति इतनी शांत है, मुझे सच में अब गड़बड़ सी लगने लगी है। वह सब यह सोचकर परेशान हो चुके थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इन बीते दिनों में हुआ तो हुआ क्या था जो घर में इतनी शांति थी। राम ने जल्दी से कहा, मैं पता करता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। बानी ने ओके कहा और फ़ोन रख दिया। वो बस अध्याय की लाइफ में प्रकृति को बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी। बाकी उनके लिए सब ठीक था। और फिर निष्ठा, वह तो उन सब की चहेती ही बन चुकी थी। इधर राम ने किसी से प्रकृति के बारे में सब कुछ पता करने को कहा। बीते दिनों उसने क्या किया और क्या कुछ नहीं, यह सब कुछ उसे जानना था। वहीं निष्ठा जब घर आई तो सब और शांत थे। उन्होंने तो खुद से कहा, सब लोग कहाँ गए? अध्याय तो चले गए हैं, अब क्या यह भी सब लोग मुझे छोड़कर चले गए? तभी गर्व कमरे से निकलकर बाहर आया। उसने निष्ठा को देखा तो बोला, आ गई आप? निष्ठा ने उसे देखा और बोली, सब लोग कहाँ गई हैं भैया? गर्व ने मुस्कुरा कर कहा, हीर आई है ना, उसके कमरे में मीटिंग जमा करके बैठे हैं, आप भी चली जाओ। निष्ठा ने जैसे ही सुना कि हीर आई है, वह खुशी होते हुए चहक कर बोली, दी आई हैं? गर्व ने हामी भरी और निष्ठा ऊपर की तरफ दौड़ गई। गर्व ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, अरे आराम से, नीचे गिर जाओगी भाभी। भाई को गए हुए पूरा सा एक दिन भी नहीं हुआ। पहले दिन चोट लगी तो हमारी खैर नहीं। निष्ठा ने रुककर पीछे पलटकर उसे देखा तो गर्व ने दांत दिखाते हुए कहा, सच कह रहा हूँ, मार मार के अधमरा कर देंगे मुझे। खास तौर पर आपकी जिम्मेदारी सौंप के गए हैं। जैसे अधर अर्थ और आयात के पीछे मैं दौड़ता हूँ, वैसे आपके पीछे भी दौड़ना है। निष्ठा ने मुंह बनाया और बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे बच्चों के साथ कंपेयर करना बंद करो। दोनों के दोनों भाई नॉनसेंस हैं। यह बोल कर वो फिर से जाने की हुई कि तभी प्रकृति की आवाज़ आई, अध्याय कहाँ है? उसकी आवाज़ सुनते ही निष्ठा के कदम फिर से एक बार वहीं रुक गए। और रुक क्या गए, जड़ हो गए। एक पल को उसकी आवाज़ सुनकर वह कांप चुकी थी। उसने पलटकर देखा, हमेशा की तरह उतने ही घमंड के साथ वह वहाँ पर खड़ी थी। गर्म ने उसे घूरते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग हेयर? मना किया था ना, घर कभी मत आना। प्रकृति ने उसे घूरा और बोली, मुझे बस इतना जानना है कि अध्याय कहाँ है। वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, कल से तो वह मुझसे मिलने भी नहीं आया।
उसकी यह बात सुनकर निष्ठा के दिल में एक दर्द सा उठा। वहीं गर्व ने उसे घूर रहा था और प्रकृति मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। उसने आखिरी जानबूझकर यह बात बोल ही दी थी